नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। जो हमारा विश्व मानचित्र अध्ययन चल रहा है उसके अंदर आज हम दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, यदि हम इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर कौन से स्थान पर आएगा भी? चौथे स्थान पर आएगा भी। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे लास्ट में जो हमने किया, पांचवें की बात की अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ महाद्वीप की बात कर रहे हैं, जो कि है दक्षिण अमेरिका। ये तो हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका फोर्थ स्थान है। जबकि जनसंख्या की यदि हम बात करें, जनसंख्या, तो यह इसका पाँचवां स्थान आता है। जनसंख्या में पाँचवां स्थान आता है, पाँचवां स्थान। इसके बाद में इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है, बड़ा देश, वो ब्राज़ील है। बड़ा देश कौन सा है इसका? ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश इसका ब्राज़ील है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही बड़ा देश है ये। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हुआ। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ब्राज़ील का विश्व में कौन सा स्थान आता है, तो ध्यान रहे विश्व के अंदर ब्राज़ील का जितने भी देश हैं उसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही इसका पाँचवां स्थान है। कैसे? सुनिए जरा कि ब्राज़ील जो देश है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और इस महाद्वीप में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही ये क्या हो गया? बड़ा देश हो गया। अब सेम ऐसी अगर हम बात करें कि विश्व के अंदर जो देश हैं उनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वहाँ पे आता है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील। तो क्षेत्रफल में ये पाँचवें नंबर पर आता है और जनसंख्या में भी है पाँचवें नंबर का देश है विश्व के अंदर। चलिए, ये तो बात होगी इस देश के बारे में। उसके अलावा हम बात करें तो इसका सबसे जो छोटा देश है, छोटा देश, वो है फोकलैंड। ये फोकलैंड जो है ये द्वीप है। फोकलैंड जो है यह एक द्वीपीय देश है, और यह वर्तमान में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है, यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कुल 12 या 13 देश ही है, बस छोटे से देश हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पे आता है कोलंबिया, एक देश हो गया हमारे पास में कोलंबिया। कोलंबिया के बाद में है वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला के बाद में हम बात करें तो यहाँ पे आता है गुयाना देश आता है, गुयाना के बाद में आता है सूरीनोस देश है। ठीक है, और फिर आता है फ्रेंच गुयाना। तो देखिए कितने देश आए? कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनोस, फ्रेंच गुयाना। उसके बाद में आ गया बड़ा देश ब्राज़ील के बाद में देखेंगे तो उरुग्वे के बाद में आता है अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद में देखें तो इस तरफ हमारे पास में चिली आता है। चिली देश है यहाँ पे। चिली का मतलब क्या हो गया? मिर्च, है ना। चिली का मतलब क्या हो गया? मिर्च होगी। तो इसकी आकृति भी कुछ मिर्च के जैसी ही है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये इसकी आकृति है मिर्च के समान। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिर आता है हमारे पास में पेरू। ये देश है पेरू देश, और पेरू देश के बाद में आता है इक्वेडोर, यहाँ तक हो गया। इसके दो मध्यवर्ती देश आते हैं जिसे हम लैंडलॉक कंट्री या स्थलरुद्ध देश कहते हैं। स्थलरुद्ध देश इसके कौन कौन से हैं? एक का नाम है बोलीविया, और एक है पराग्वे। ये बाहर कौन सा था? उरुग्वे, जबकि यहाँ पे कौन सा है? पराग्वे है। तो यहाँ तक के देश हुए। पहले तो देख लेते हैं मोटे तौर पे कितने हो गए हमारे पास में। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनोस, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, उसके बाद में पेरू,
तो 4 देशों के अंदर ही लगभग इसका पूरा देश, पूरा महाद्वीप कवर हो गया है। फिर उसके बाद में इक्वाडोर के बाद में मध्यवर्ती अगर हम बात करें तो बोलीविया और पराग्वे 2 देश आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात हुई। इसके बाद में अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह जो महाद्वीप है, यहाँ से भूमध्य रेखा इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा जो है वो इक्वेडोर से होती हुई गुजरती है, इक्वेडोर ब्राजील से होती हुई गुजरेगी। ये जो रेखा है कौन सी है? भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगी नीचे मकर रेखा। ये कौन सी आ गई? मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, ये होगी मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये कौन सा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय होता है। ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होता है। ऐसे ही भूमध्य से लेकर के ऊपर जो हमारे पास में कर्क रेखा है, यानी कर्क से लेकर के मकर के बीच का क्षेत्र जो होता है वो उष्णकटिबंधीय है। यानी इसके उत्तर में भी उष्णकटिबंधीय है, इस ओर क्या है? उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय है। अब इसका नीचे वाला जो हिस्सा है ये किस में आता है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, शीतोष्णकटिबंधीय। तो इसका मतलब इसका लगभग 2/3 से भी ज़्यादा, ठीक है, 2/3 से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय में आता है और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो शीतोष्णकटिबंध में आएगा। शीतोष्णकटिबंध की बात करें तो शीतोष्णकटिबंध में घास के मैदानों के बारे में बताया था आपको मैंने कि शीतोष्णकटिबंध के अंदर हमें घास के मैदान मिलेंगे, घास के मैदान। तो शीतोष्णकटिबंध में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना भी आप, जो हमारे पास में अर्जेंटीना है तो यहाँ पे पंपास घास के मैदान है, पंपास। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। इसी तरीके से हमने देखा था कि यूरोप में क्या कहते हैं? तो स्टेपीज कहते हैं। यूरोप में किसकी बात की थी? स्टेपीज की बात की थी। ऑस्ट्रेलिया में हमने किसकी बात की थी? वहाँ उसे डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स। तो इस प्रकार से ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान किसके लिए लाभदायक होते हैं? भी किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। तो अर्जेंटीना के अंदर ये जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्षेत्र किसका है? अर्जेंटीना का क्षेत्र है। चिली तो बिल्कुल ही पतला सा एक संकरी पट्टी के रूप में है चिली पूरा का पूरा, इसीलिए सर्वाधिक ये अर्जेंटीना में मिलेंगे। तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार गेहूं की पेटी है, अर्धचंद्राकार गेहूं की पेटी, यहाँ पर गेहूं की पेटी स्थित है, गेहूं की पेटी यहाँ पर स्थित है, पेटी। और इसी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास, पंपास घास है, इसमें घास की एक प्रजाति है। घास किस प्रजाति की है? तो वो है अल्फा घास की किस्म है एक। तो ये अल्फा जो घास की किस्म होती है ये बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाती है, बहुत जल्दी फल फूल जाती है और यह पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए लाभदायक है, पशुपालन के लिए लाभदायक होगी। तो पशुपालन के लिए लाभदायक होगी, इसके साथ साथ और भी पशुओं को यहाँ पे रखा जाएगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से ये जो अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना देश यह क्या करता है? अभी डिब्बा बंद मांस का सर्वाधिक सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अभी डिब्बा बंद मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश, डिब्बा बंद मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, निर्यातक देश है, यानी निर्यात करता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पशुपालन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो फिर जो दुधारू पशु होते हैं उनसे दूध वगैरह का काम लिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से पशु जो होते हैं वो किस काम में आते हैं, यानी ये भी प्रयोग होते हैं अलग अलग, है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं। अर्जेंटीना की बात की हमने, गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी हमने यहाँ पे देखी है। उसके बाद देखिए इसकी थोड़ी सी भौतिक बनावट को देख लेते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो एक बार मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे, वापस देखेंगे। तो यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पर इक्वेडोर, इस तरफ जो हमारे पास में कोलंबिया से लेकर के, यहाँ कोलंबिया से लेकर के इस तरीके से यहाँ बहुत बड़ी लंबी एक पर्वतमाला है। यहाँ एक लंबी पर्वतमाला है जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज
पर्वतमाला। ये एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर। जबकि हिमालय की मैं यहाँ पे बात करूँ, हिमालय पर्वतमाला की बात करूँ तो हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये क्या होगी, 24 या 72 सबसे लंबी होगी, 3 गुना होगी, हिमालय से भी 3 गुना लंबी पर्वतमाला है यह। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हुई। और दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला, दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है अभी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला हुई। पहली सबसे ऊंची कौन सी है, हिमालय। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची है, जबकि एंडीज विश्व की सबसे लंबी है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ओके, इसके अंदर देखें तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो इक्वेडोर में है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो इक्वेडोर में है, माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ, एकांकागुआ 6960 मीटर, 6960 मीटर, लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं अपन। और अपने भारत के अंदर जो पर्वतों की ऊंचाई है वो 8000 मीटर है। जैसे माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, 8848 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो वह हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला कहलाएगी, ये दूसरी ऊंची कहलाएगी। और इस यही पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी कहलाएगी। ओके, आगे देखिए जरा, एकांकागुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें इक्वेडोर के अंदर ही ज्वालामुखी, ये जो एकांकागुआ है ना, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। परंतु ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी है ये वाला जो है ना पर्वत। मृत, मृत का मतलब है वह एक बार ब्लास्ट हुआ और उसने एक शंकु का निर्माण किया, पर्वत बन गया, और उसके बाद में आज तक उसका दोबारा से विस्फोट नहीं हुआ। तो वो मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं, जो कि हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ करके आए थे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर चिम्बारेजो, चिम्बारेजो पर्वतमाला है, सॉरी चिम्बारेजो एक ज्वालामुखी है, चिम्बारेजो ज्वालामुखी। और एक यहाँ पे कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी भी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, कोटोपैक्सी है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी हुआ कोटोपैक्सी, जबकि एकांकागुआ कैसा था, मृत ज्वालामुखी था। और जो चिम्बारेजो है वह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी यह बीच बीच में जागता रहता है। कि ये अपन इसको बोल देते हैं कि अभी ये रात की नींद नहीं सो रहा, ये जो है बिल्कुल मर चुका है तो दोबारा नहीं उठेगा, ये अभी सोया हुआ है और ये कभी इसकी आंख लग जाती है कभी उठ जाता है, तो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर जागता रहता है, इसे जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पर्वतमाला के बारे में देखा। उसके बाद में देखेंगे कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक हमें पठार मिलेगा जिसे कहते हैं बोलीविया का पठार। ये हमें पठार मिलेगा बोलीविया का पठार, बोलीविया, बोलीविया का पठार। इस बोलीविया का पठार जो है, इस बोलीविया के पठार पर एक झील है, एक झील है यहाँ पर, और झील का नाम है टिटिकाका, टिटिकाका, टिटिकाका झील है। तो यह झील टिटिकाका झील जो है यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ध्यान रखना भी, विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची नौगम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। यानी इसके अंदर नावें वगैरह चलाई जाती है, नाव चलाई जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये नाव चलाई जाती है, तो यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील होगी जिसमें हम नाव वगैरह चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे बोलीविया हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना कि इक्वेडोर की जो राजधानी है ना, इक्वेडोर, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेडोर,
इक्वेडोर की राजधानी जिसका नाम है क्विटो। यह विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी नगर है, विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी नगर है। अब जैसे कि हमारी दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है, तो यह तो मैदानों में स्थित है, तो मैदान तो बहुत नीचे होते हैं, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? इन पहाड़ों पर स्थित है, इन ऊंचाइयों पर स्थित है, पठारों पर स्थित है, जिस वजह से यह क्या कहलाती है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहलाती है, या विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, बोलीविया के बारे में देखा, यहाँ टिटिकाका झील हो गई है, जो कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कहलाएगी और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कहलाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ नदियाँ देखने को मिलेंगी। जरा नदियों के बारे में देख लीजिए। उससे पहले अपने देखते हैं मरुस्थल। इस चिली देश में, ये जो चिली देश है यहाँ पर हमें मरुस्थल देखने को मिलेगा। अभी यहाँ मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल का नाम क्या है अभी? आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चिली में स्थित है। अब यहाँ मरुस्थल बनने का कारण क्या है? तो आपको पहले ही बताया था मैंने कि मरुस्थल बनने का कारण है कि इसके तट पर एक तरफ से तो गर्म जो हमारे पास में, सॉरी, इस तरफ तो हमारे पास में क्या बहती है? ठंडी जलधारा बहती है अभी, जिसका नाम क्या था? पेरू की ठंडी जलधारा। हमने किया था फर्स्ट ईयर के अंदर। यहाँ पर कौन सी चलती है? पेरू की ठंडी जलधारा। ये पेरू है, तो पेरू के तट पर चलने के कारण इसको पेरू की ठंडी जलधारा कहते हैं। और इसकी खोज की थी हम्बोल्ट ने, इसलिए इसको हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। और इस ठंडी जलधारा के कारण इसका क्षेत्र जो यहाँ का वातावरण है वो ठंडा रहता है, और ठंडा रहेगा तो फिर लो प्रेशर नहीं बनेगा। ठंडा है मतलब तापमान कम रहेगा, और तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है, और अधिक वायुदाब को हम हाई प्रेशर कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पहले से हाई प्रेशर बनने की वजह से हवा इसकी ओर नहीं आएगी, हवा यहाँ से वापस जाएगी, और यहाँ से जाएगी तो ये इसका मतलब वो हवा सूखी ही जाएगी। अगर आती इस ओर तो वो बरसात लेकर के आती, क्योंकि वो महासागरों के ऊपर से होती हुई आती। तो इसीलिए यहाँ पर बरसात नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है? शुष्क मरुस्थल बन जाता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। और आटाकामा मरुस्थल जो है यहाँ पर, इसमें एक स्थान है, इसी में एक स्थान है जिसका नाम है अरिका स्थान। ये जो अरिका नामक स्थान है ये क्या कहलाएगा? विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कहलाएगा। शुष्कतम स्थान कहलाएगा। विश्व का शुष्क मरुस्थल कौन सा? आटाकामा। ठंडा मरुस्थल कौन सा? गोबी का, जो हम एशिया में देखेंगे गोबी का मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा का गर्म मरुस्थल, अफ्रीका के अंदर चर्चा करेंगे हम उसके बारे में। और ये हो गया शुष्क मरुस्थल। तो ठंडा, गर्म और शुष्क। अब ऐसे ही स्थान की बात करते हैं तो गर्म स्थान, विश्व में सबसे अधिक गर्म स्थान जो है वो हम देखेंगे एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर देखेंगे। फिर दूसरी बात देखना, विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो कि बर्फोयांशक है। अब जैसे राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू, तो राजस्थान का बर्फोयांशक किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। तो यह ध्यान रखना भी, राजस्थान का बर्फोयांशक किसे कहते हैं? माउंट आबू को। तो ठंडा स्थान हो गया और गर्म स्थान हो गया, और ऐसे ही क्या हो जाएगा? शुष्कतम स्थान हो जाएगा। और ऐसे ही हो जाएगा विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान। और वर्षा वाला स्थान कौन सा? भारत में मानसिनराम, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, तो ये होगा शुष्कतम स्थान के बारे में हो गया। इसके बारे में देखिए आटाकामा मरुस्थल हो गया। इस आटाकामा मरुस्थल में बरसात नहीं होना एक प्रकार से यहाँ पे वरदान भी है। क्यों वरदान है? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। प्राकृतिक नाइट्रेट, देखो नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रोजन की एक फॉर्म होती है,
नाइट्रोजन का ही एक हिस्सा है नाइट्रेट, जिससे क्या है सर्वाधिक खाद वगैरह बनाई जाती है, सर्वाधिक खाद बनाने में काम लिया जाता है, सर्वाधिक खाद बनाने में यानी कि उर्वरक बनाने में काम लिया जाता है, उर्वरक बनाने में काम में आती है कौन, नाइट्रेट। और प्राकृतिक नाइट्रेट के सर्वाधिक भंडार जो है हमें वो चिल्ली में मिलते हैं। और अगर इस पर बरसात हो जाएगी तो बरसात होने की वजह से बरसात में जल है और वो जल होता है H2O, यानी उसमें कौन कौन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, जो इसके साथ में मिलकर के क्रिया करते हैं और ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते ही ये फिर वातावरण में चली जाएगी। तो इस प्रकार कारण से यहाँ बरसात नहीं होना एक प्रकार से क्या हो गया, एक वरदान हो गया इसके लिए, अटाकामा के लिए, ठीक है। दूसरी ओर यह एक शुष्क मरुस्थल कहलाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अटाकामा हो गया। इसी के साथ एक मरुस्थल हमें यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम है पेंटागोनिया का मरुस्थल। इस ओर यहाँ पर है पेंटागोनिया का मरुस्थल। यहाँ पर मरुस्थल बनने का कारण क्या है भी, तो यहाँ इसलिए बनने का कारण है क्योंकि अगर यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, इस तरीके से पछुआ पवनें जब चलती हैं तो अगर उनसे बरसात होती भी है तो इस एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में, पश्चिम में हो जाती है, पूर्व में नहीं हो पाती, जिस वजह से यहाँ पर क्या बन गया, एक मरुस्थल बन गया जिसे हम कहेंगे वृष्टि छाया प्रदेश, जैसे कि हमारे राजस्थान में है और तमिलनाडु में आप वृष्टि छाया प्रदेश की बात करते हैं। कौन सा मिला आपको, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार भी लिखा जाता है यहाँ पे, मरुस्थल भी, क्योंकि ये मरुस्थल जो है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। मतलब एक पठार था पहले, वो पठार आज वर्तमान में मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसे हम पेंटागोनिया का पठार भी कह सकते हैं और पेंटागोनिया का मरुस्थल भी कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पर मिलेगा। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। तो इसके बाद में जो हमारे पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा, यहाँ अगर हमारे पास में, एक मिनट रुको, एक और ले लेते हैं मानचित्र को। चलिए, अब इस तरफ आपने देखा था एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है अमेजन, अमेजन नदी भी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी कहलाती है अमेजन, अमेजन। और अमेजन नदी कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा के बिल्कुल समांतर चलती है, जहाँ इसके ऊपर से क्या गुजरेगी अपने यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजरेगी, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पर ही क्या होता है, सर्वाधिक तापमान होने की वजह से, तापमान सबसे अधिक होने की वजह से क्या बनेगा भी, जल जो स्थल भाग है वो गर्म जल्दी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो लो प्रेशर बनेगा, आसपास की हवाएं जो हैं वो उस ओर आएंगी और बरसात कर देगी। तो सबसे अधिक तापमान भी भूमध्य रेखा पर होता है, सबसे अधिक बरसात भी भूमध्य रेखा पर होती है, और इसी कारण से सबसे अधिक जो पेड़ होते हैं, वन होते हैं, वो भी हमें कहाँ पर मिलेंगे, भूमध्य रेखा पर मिलेंगे। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े लंबे पेड़ होते हैं, और यहाँ पर इतना बड़ा जंगल है पेड़ों का कि जिसे हम सेलवास कहते हैं, सेलवास, सेलवास। अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है, सेलवास कहा जाता है। और ये जो अमेजन के वन है ना, अमेजन के वन, अमेजन के वन, वन यानी जंगल, तो अमेजन के जंगलों से पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्राप्त होती है, 20% ऑक्सीजन केवल कौन देता है, अमेजन के जंगल ही देते हैं, जिस वजह से अमेजन के जंगलों को विश्व का, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहेंगे, भी ध्यान रखना, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कौन, अमेजन के जंगल होंगे जिन्हें सेलवास कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन तैयार होता है, और ये बहुत ही बड़ा वन का क्षेत्र है जिसको अच्छी तरीके से आज तक इसके अंदर कोई नहीं जा पाया। इसी वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि विश्व के विशालतम जितने भी जीव हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि एनाकोंडा, एनाकोंडा का नाम सुना होगा, हॉलीवुड फिल्मों के अंदर एनाकोंडा के बारे में बहुत बताया जाता है। तो वो जो सबसे बड़ा विशाल सर्प है उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसी क्षेत्र में ही रहता है। इसके अलावा भी आप ध्यान रखेंगे कि इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सरीसृपों की भूमि कहा जाता है, सरीसृप,
सरीसृप की भूमि। क्या होते हैं भी सरीसृप? रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीवों को सरीसृप कहा जाता है। उसमें सांप भी आ जाएंगे, केंचुए वगैरह, और दूसरे भी जीव आ जाएंगे जो रेंगने वाले हैं, रेंग करके चलते हैं। तो सरीसृपों की भूमि कौन सी है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है पूरा का। ओके, इसके बाद में आगे चलिए। तो एक नदी है यहाँ पे वेनेजुएला में है, ओरिनिको, और ओरिनिको नदी की सहायक नदी आती है केरो। ध्यान रखना भी, एक नदी है ओरिनिको, ओरिनिको। ओरिनिको की जो सहायक नदी है, सहायक वो है केरो नदी, केरो नदी। और ओरिनिको की सहायक केरो नदी जो है ना, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्या नाम है जलप्रपात का? एंजिल, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा है विश्व का, लगभग ऊंचाई 979 मीटर, 990 मीटर, लगभग 1000 मीटर ऊंचाई होगी। 1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर। कितना ऊंचा भी? 1 किलोमीटर ऊंचा ये जलप्रपात है एंजिल, जो कि ओरिनिको की सहायक नदी केरो नदी पर स्थित है। तो ओरिनिको जो यानी कि ये किस देश में आएगा? तो वेनेजुएला देश के अंदर आएगा। देश की बात करें तो वेनेजुएला, नदी की बात करें तो केरो नदी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में इसी के मुहाने पर ही हमें यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह जो है, जितने भी खनिज पदार्थ मिलेंगे, पेट्रोलियम वगैरह, वो हमें वेनेजुएला के तट पर मिलेंगे। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार हमें कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला, वेनेजुएला, त्रिनिदाद, ये भी एक स्थान है अभी, त्रिनिदाद, और टोबेगो, यहाँ पर हमें क्या है? पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिए, बस थोड़े से पॉइंट हमारे पास में रह गए हैं। वो क्या कि अब हमें देखना है कि जैसे हमने शीतोष्ण कटिबंधीय घास को देखा, उसे हमने क्या कहा था? पंपास कहा था। तो ऐसे ही एक उष्ण कटिबंधीय घास भी होती है जो कि लंबी होती है। उष्ण कटिबंधीय घास बहुत अधिक लंबी होती है और उसमें बहुत अधिक पेड़ों की मात्रा होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास बहुत ही छोटी होती है और उसमें पेड़ बिल्कुल भी नहीं होते। क्योंकि यहाँ पेड़ होने की वजह क्या है? बरसात अधिक होना। और आपने देखा होगा जहाँ बहुत अधिक बरसात होती है वहाँ पर वो घने घास फूस निकल ही आती है, घास फूस अपने आप ही तैयार हो जाते हैं अपने बरसात होते ही, है ना। तो इस वजह से वह उष्ण कटिबंधीय घास कहलाती है। तो उष्ण कटिबंधीय घास को यहाँ पर कंपोज कहेंगे भी, कंपोज, ब्राज़ील में क्या कहेंगे? कंपोज कहेंगे, कंपोज। और जबकि वेनेजुएला में उसे लानोस कहेंगे, लानोस, लानोस। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास को लानोस कहेंगे। इस महाद्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है हॉर्न अंतरीप, हॉर्न अंतरीप, अंतरीप यानी अंतिम हिस्सा हॉर्न अंतरीप है। ये हॉर्न अंतरीप जो है ये उसी पालमरा प्रायद्वीप के सबसे नज़दीक है, जो हमने अंटार्कटिका की बात की थी। अंटार्कटिका से सबसे नज़दीक जो हिस्सा आपको मिलेगा वो हॉर्न अंतरीप ही मिलेगा, जो कि किसका है? दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा है। इसके बाद में आगे देखिए, तो एक हमारे पास में पॉइंट रहा कि ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील में कहवा के बाग हैं भी। ब्राज़ील में सर्वाधिक कहवा होता है, कहवा के बाग होते हैं, बड़े बड़े बाग होते हैं। तो कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा, फजेंडा कहा जाता है कहवा के बागों को। तो यहाँ सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला, यानी कहवा उत्पादन करने वाला, कॉफ़ी उत्पादन करने वाला जो देश है, कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश जो है वो ब्राज़ील है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला ब्राज़ील है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला भी, गन्ना उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। चिली की बात करें तो चिली की आपने देखा कि चिली यानी कि मिर्च, और मिर्च के बीज कैसे होते हैं? मिर्च के बीज कैसे होते हैं भी? तांबे जैसे। कैसे?
तांबे जैसे होते हैं। तो तांबा, विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? चिली। अब जाकर घर पे जाकर जब भी आप देखोगे ना काट कर उसके बीजों को, तो आपको तांबे जैसे ही नजर आएंगे, भले उसके जैसे ना हो तो भी। तो इस प्रकार से अब आपके दिमाग में बैठ गई ये बात कि भी चिल्ली यानी मिर्च और मिर्च के बीज कैसे तांबे जैसे। आपको मिर्च देखते ही याद आएगा कि तांबा सर्वाधिक कहाँ पे होता है? चिली के अंदर होता है। चिली के अंदर विश्व में सबसे बड़ी तांबा राजधानी है चुक्की कमाटा। चुक्की कमाटा, चुक्की कमाटा जो है यह है सबसे बड़ी खान है, ये सबसे बड़ी खान है। इसे तांबा राजधानी भी कहते हैं, तांबा राजधानी कहा जाता है चुक्की कमाटा खान को। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से इनके बारे में चर्चा कर ली है। ये लगभग हमारे सभी देशों के बारे में चर्चा हो चुकी है, पेरू देश की भी हो गई है और बाकी छोटे बहुत देश भी हमने यहाँ पे देख लिए। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है समाप्त होता है। इस प्रकार से इसकी हमने बनावट है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे